Hello everyone and welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. This is me Sanat Bhardwaj bringing you the next video lecture on Economic Survey. Now Economic Survey 2020-21 के वॉल्यूम 1 के 7th चैप्टर को थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे. देखते हैं क्या चीज बोली गई है. एक पर्टिकुलर टर्म यूज की गई है जिसका नाम है रेगुलेटरी फोरबेरेंस. फोरबेरेंस का क्या मतलब होता है? फोरबेरेंस का मतलब होता है विद होल्डिंग योरसेल्फ, होल्डिंग बैक फ्रॉम समथिंग. जो आप प्रोसेस चालू कर रहे थे, जिस प्रोसेस के जरिए चल रहे थे, उसको कहीं रोक देना, उसको खत्म नहीं करना, उसको कहीं रोक लेना, उसको विद होल्ड कर लेना. दैट इज फोरबेरेंस. सिंपल मीनिंग, एन इमरजेंसी मेडिसिन नॉट अ स्टेपल डाइट. बात क्या कही जा रही है? बात यह कही जा रही है कि ध्यान से समझिए, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और उसके चलते जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के अंदर कुछ चैलेंजेस को दूर करने के लिए कुछ मैकेनिज्म चालू किए गए थे, शुरुआत की गई थी. पर्टिकुलरली अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो एक रेगुलेटरी फोरबेरेंस का मैकेनिज्म शुरू किया गया था, जहां पर बैंक्स को कुछ चीजें अलाउ की गई थी कि आप फिलहाल, बिकॉज 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, आप उन सभी सारी की सारी कंडीशंस को आप अभी थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए. उन कंडीशनैलिटीज को हम बाद में देख लेंगे. सो दिस रेगुलेटरी फोरबेरेंस का मैकेनिज्म जो था, ये एक इमरजेंसी मेडिसिन थी. क्यों हम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हैं और क्यों हम रेगुलेटरी फोरबेरेंस की बात कर रहे हैं? व्हाई इज इट दैट द चैप्टर 7 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे इज टॉकिंग अबाउट फोरबेरेंस, रेगुलेटरी फोरबेरेंस? बिकॉज टुडे वी आर फेसिंग अ सिमिलर प्रॉब्लम. एक इकोनॉमिक क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं जहां पर देयर आर चांसेस कि स्ट्रेस्ड एसेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे. दूसरी चीज वो ये कि थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ दिस गवर्नमेंट, पर्टिकुलर गवर्नमेंट, इन्होंने बात की है वेल्थ क्रिएशन की. सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट वेल्थ क्रिएशन. सो हाउ आर वी सपोज टू क्रिएट वेल्थ? थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग. लेंडिंग के प्रोसेस से करेंगे ना. तो वो लेंडिंग का प्रोसेस, बैंक्स की रिकैपिटलाइजेशन, बैंक की अंडर कैपिटलाइजेशन, और व्हाट आर द चैलेंजेस जो कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस में आ रहे हैं हमारे सामने, जिनमें हमें एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जो आप इमरजेंसी की दवाई ले रहे हैं, जो आज ऑन द स्पॉट टेम्परेरी फिक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपनी स्टेपल डाइट में मत इंक्लूड कीजिएगा. ये जो रेगुलेटरी फोरबेरेंस है, आसान सिंपल भाषा में क्या है रेगुलेटरी फोरबेरेंस? आपको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत बैंक्स को रन करना होता है. अगर आप उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत बैंक्स को रन नहीं करते हैं, एंड पर्टिकुलरली जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, पर्टिकुलरली जैसे आरबीआई की बात करूं, सेंट्रल बैंक्स की बात करूं, अगर वो अलाउ कर रहे हैं कि आप खुद को अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को विदहोल्ड कर लें, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो होता है, जहां पर आप ये देखते हैं कि क्या चांसेस हैं कि बैंक्स जो लोन दे रहे हैं वो लोन चाहे वापस ना आए. अगर वो वापस नहीं आते तो बैंक्स को कुछ प्रोविजनिंग करनी होती है. दैट इज बेसिकली CAR. तो वो प्रोविजनिंग किस तरीके से करी जाए और क्या हमें उस प्रोविजनिंग को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर. सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एक एक करके समझते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज, एज यूजुअल वी विल बी डिस्कसिंग द थीम एंड पर्पस ऑफ दिस चैप्टर. थीम एंड पर्पस ऑफ दिस चैप्टर वो मैं आपको बिफोर हैंड बता रहा हूं. ये एक ही बात कह रहा है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स थे उनको आपने विदहोल्ड किया, पर्टिकुलरली फॉर इमरजेंसी रिस्पांस टू अ पर्टिकुलर क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे कि 2008. इस चैप्टर के अंदर 2008 को एक केस स्टडी मानकर चलाया गया है और यह कहा गया है कि जैसा 2008 में आपने पुराना पाप किया हुआ है, द ओरिजिनल सिन ऑफ 2008, उस पाप को दोबारा मत दोहराइएगा. वो पाप क्या है आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम समझेंगे. फिर ये रेगुलेटरी फोरबेरेंस चीज क्या है? अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2008 टू 2015. नाउ हम बहुत आसानी से ये बात कह देते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स भी ये बहुत बात आसानी से बोल देते हैं कि सर, स्टूडेंट्स, बेसिकली 2008 के अंदर सब प्राइम क्राइसिस हुआ. इवन आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू गाइस कि सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, ये सिचुएशन थी. लेकिन जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के अंदर चेंजेस आए थे, जो उसके जवाबदेही के अंदर, जो उसके जवाब के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने डिसीजंस लिए और उनको इंप्लीमेंट किया, वो 2008 से 2015 की सिचुएशन को हमें ध्यान से समझना होगा. फायदा क्या होगा?
फायदा होगा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, फायदा होगा मेंस के आंसर्स, एक इन्फॉर्म्ड एसे लिख पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप इकोनॉमी को एज एन ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। आई विल बी इंक्लूडिंग अ केस स्टडी फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन माय पीडीएफ। जो इस चैप्टर की पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी वेरी सून, दैट विल बी मेड अवेलेबल। उस पीडीएफ के अंदर मैं एक कोलंबिया स्टेट यूनिवर्सिटी की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कुछ इंडियंस हैं, उन्होंने रिसर्च वर्क की थी, आई विल बी इंक्लूडिंग दैट रिसर्च वर्क, उसका एक एनालिसिस मैं आपको दूंगा। यू माइट बी एबल टू यूज इट इन योर इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल्स के अंदर। नाउ एज फार एज बैंक्स का परफॉर्मेंस एंड उनके लेंडिंग का एस्पेक्ट इज कंसर्न, क्या एडवर्स इंपैक्ट पड़ा था कि इस पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, जिस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, नॉन क्राइसिस सिचुएशंस के अंदर बैंक्स काम करते हैं, उसको फोरबियर कर लेना, उसको विदहोल्ड कर लेना, उसको होल्ड बैक कर लेना, उसका एडवर्स इंपैक्ट क्या पड़ा, फोरबेरेंस का नुकसान क्या हुआ। जहां पे हमने, जिसको हम कहें थोड़ी सी ढील छोड़ी, उस ढील छोड़ने का नुकसान क्या हुआ। इनफैक्ट इंडिया वॉज एन अनोमली एज यूजुअल, बिकॉज India was supposed to take back these forbearance measures in 2011। 2008 के बाद हमने डिसाइड किया था कि हम 2011 में इसे वापस ले लेंगे। फिर उसके बाद आरबीआई ने उसे एक्सटेंड किया और कहा कि हम चलो 2014 तक इसको चलाएंगे, लेकिन खत्म करते 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 2015 आ गई। सो ये लेट हुए हम, और इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस निकल कर आए। वी विल बी डिस्कसिंग दैट, दोज एडवर्स इंपैक्ट्स। देन देयर आर सर्टेन टर्म्स जो कि पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स के अंदर। व्हाट आर ज़ॉम्बी फर्म्स, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या होते हैं, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म a gazillion number of times, बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी। आज इसको सिंपल सेंस के अंदर लेमैन्स टर्म में समझ लेते हैं, जनरलाइज करके देखेंगे, बहुत सिंप्लीफाई करके देखेंगे। See, this is how I take up economics. I don't want you guys to get into technical jargons. नहीं, उसको सिंप्लीफाई करके देखिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये बिहेवियरल साइंस है, इसलिए इसको उसी तरीके से समझना चाहिए। फिर एक कमेटी हुई थी, पीजे नायक कमेटी, आरबीआई ने 2014 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया था, और उसके अंतर्गत कुछ ट्विन कंसर्न्स बोले गए थे। वो क्या ट्विन कंसर्न्स हैं वो हम देखेंगे। देन द कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडेड फोरबेरेंस, ये क्या हुई थी, और अगर हम बैंकिंग के क्राइसिस को अर्ली रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उन दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस आउट करके देखेंगे कि क्या हम एक्सटेंडेड फोरबियरेंस के लिए जाएं या फिर हम बैंकिंग क्राइसिस को अर्ली रिजॉल्व करने की कोशिश करें। एंड अर्ली रिजॉल्वर्स, लेट रिजॉल्वर्स, ये एक टर्मिनोलॉजी निकल कर भी आई थी 2008 के क्राइसिस के बाद, जहां पर यूएस जैसी इकोनॉमीज जो थी वो अर्ली रिजॉल्वर्स थे, जिनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो रेशो था that was peaking somewhere around 2009-2010। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे एनपीएस 2016-17 के पीरियड के अंदर पीक किए, अब डिक्लाइन आ रहा है। उसके क्या रेपरकशंस हुए, इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। एंड लास्टली द ज्ञान, what is the key learnings as far as this particular chapter is concerned। चलिए let's begin and let's understand what the theme of this chapter is। साफ तौर पर बात यूज की गई है by जॉर्ज संतायना, and now he had said that those who don't learn from history, they are condemned to repeat it। Why does this quote is being used here? Because 2008 का क्राइसिस होके हटा है। 2008 के इस क्राइसिस से हमने कुछ सीख लेनी चाहिए थी। हमने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर फोरबियरेंस की, उससे कुछ सीखना चाहिए था, और जिस प्रोसेस को हमने फॉलो किया था उससे हमने कुछ ज्ञान लेना चाहिए था। वो क्या लिया है या नहीं लिया है, इस बात की चर्चा करता है इकोनॉमिक सर्वे, और सजेस्ट करता है डू नॉट फॉलो द सिमिलर पाथ, एक्सटेंडेड फोरबियरेंस के लिए नहीं जाइएगा। Addressing the economic challenge of COVID-19, it is important कि जो financial regulators हैं across the world, they should adopt certain regulatory forbearance। थोड़ा breathing space दीजिए बैंक्स को, ताकि वो अपने जितने भी लोन्स हैं, जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, उनको किसी तरीके से रीस्ट्रक्चर कर सकें। बाय रीस्ट्रक्चरिंग आई मीन ईएमआईज ऊपर नीचे हो सके, वन, या सेकंड थिंग, आप किसी तरीके से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स दे दीजिए एंड अपनी बुक्स को क्लीन कर सकें। देन उसके बाद जो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का एक प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपको
कुछ परसेंटेज विच इज समवेयर अराउंड 70%, 70% के आसपास आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है कि कहीं गलती से कुछ लॉस हो जाए तो आपके पास पैसा होना चाहिए जिससे उसकी आप प्रोविजनिंग कर पाएं और अपनी लॉस की भरपाई कर पाएं। सो ये जो प्रोविजनिंग है जिसकी वजह से अलग से ही एक कैपिटल अलग से ईयर मार्क्ड रहता है जिसको बैंक हाथ नहीं लगा पाता है, इसको थोड़ा स्लैकनिंग दी जाए, इसको थोड़ी ढील दी जाए ताकि आप रेगुलेटरी फोरबेरेंस को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। सो बेसिकली द सर्वे इज सजेस्टिंग रेगुलेटरी फोरबेरेंस unlike what it might be perceivable, but इकोनॉमिक सर्वे इज सजेस्टिंग रेगुलेटरी फोरबेरेंस। पहली चीज। दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि पास्ट से सीखिए, 2008 के क्राइसिस से सीखिए। तो वो क्या सीखना चाहिए कि आप एक्सटेंडेड रेगुलेटरी फोरबेरेंस के लिए मत जाइएगा, जरूरत से ज्यादा कॉशियस मत होइएगा, उसका नुकसान हो सकता है। एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन। कैसे, अब हम आगे समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रेगुलेटरी फोरबेरेंस। एज आई हैव टोल्ड यू कि जहां पर आप विदहोल्ड कर रहे हैं अपने रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को, दैट इज रेगुलेटरी फोरबेरेंस। इन टेक्निकल टर्म्स, द लैक्सिटी इन रेगुलेटरी एजेंसीज रोल ऑफ सुपरविजन, ओवरसाइट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सच मेजर्स विच आर मैंडेटेड बाय लॉ। जहां कानून के तहत कुछ मेजर्स हैं जिसको बैंक्स को एंड वेरियस अदर लेंडिंग अथॉरिटीज, एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को फॉलो करना चाहिए, उनके अंदर अगर कोई भी लैक्सिटी है, कोई भी ढील छोड़ी गई है, वो हो जाता है रेगुलेटरी फोरबेरेंस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इमरजेंसी मेजर्स, जो ये फोरबेरेंस मेजर्स हैं, ये इमरजेंसी मेजर्स हैं जहां पर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आए। ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है, इसको स्टेपल डाइट ना बनने दें, इसको उस हद से आगे मत जाने दीजिएगा जहां पर क्राइसिस का इंपैक्ट जो है वो खत्म हो जाए। उसके बाद भी अगर आपने इसको एक्सटेंड किया तो आप यू विल गेट एडिक्टेड टू सच पैलिएटिव्स। द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अगर उनको ये आदत पड़ गई कि रेगुलेटरी फोरबेरेंस जो है वो लंबा चल सकता है, तो व्हाट वुड दे डू? आगे एडवर्स इंपैक्ट्स में हमें समझना है ये कि एक तो कैपिटलाइजेशन सही तरीके से नहीं होगी, आपको 70% जैसा कि मैंने आपको बताया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अलग से रखना होता है, वो नहीं होगा। दूसरी चीज, बैंक्स विल प्रेफर रीस्ट्रक्चरिंग लोन्स रादर देन राइटिंग देम ऑफ एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड परफॉर्मिंग क्लीनिंग अप प्रोसेसेस। सो उनकी जो बुक्स हैं, जो उनके अकाउंट बुक्स हैं, वो साफ सुथरी नहीं रहेंगी और उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। और बैंक्स को आदत पड़ जाएगी ऐसे व्यक्तियों को लोन देने की, ऐसे फर्म्स को लोन देने की जिनका बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो बहुत कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है आगे आएगा इस चैप्टर के अंदर, पर मैं अभी आपको बता रहा हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो होता है जहां पर एक फर्म को कुछ लोन, कुछ लायबिलिटीज पूरी करनी होती है। अगर उस लायबिलिटी को पूरी करने के लिए द फर्म डज नॉट हैव इनफ प्रॉफिट्स बीइंग जनरेटेड, फर्म के पास इतने प्रॉफिट्स आ ही नहीं रहे टैक्स के बाद कि वो उस इंटरेस्ट को रीपे कर सके, तो वो ऐसी फर्म जो है वो, अगर आप उसको लोन देते हैं तो फिर गड़बड़ होगी। एंड रेगुलेटरी फोरबेरेंस के दौरान जनरली ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता है। अभी आगे और पढ़ेंगे। नाउ 2008 के अंदर यह चीज देखी गई थी, जब आरबीआई ने इस पर्टिकुलर क्राइसिस को एंटीसिपेट किया तो उन्होंने कहा कि आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ स्ल्यू ऑफ मेजर्स जो कि रेगुलेटरी फोरबेरेंस की तरफ इशारा करते हैं। एक अलग पॉलिसी फ्रेमवर्क उन्होंने इशू किया। आगे एक पूरा टाइमलाइन, एक पूरा चार्ट हम समझेंगे। द नॉर्म्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एसेट्स दे वर रिलैक्स्ड, और जो आपको जरूरत पड़ती थी कि किसी भी एक एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करना होता था, उसको अब अलाउ कर दिया गया कि आप डिले कर सकते हैं। दिस वॉज नो लॉन्गर मैंडेटरी एंड नो एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोविजनिंग वॉज रिक्वायर्ड फॉर सच एसेट्स जो स्ट्रेस्ड एसेट्स थे एंड उसके आगे बढ़कर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे। नाउ इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई वांट यू गाइस टू कमेंट इन दिस वीडियोस कमेंट सेक्शन। मुझे बताइए कि क्या स्ट्रेस्ड एसेट होता है और क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है।
आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड ये बताइएगा मुझे कि कितने दिन के बाद एक स्ट्रेस्ड एसेट बनता है और कितने दिन के बाद एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता है, ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। नाउ एज फार एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर कंसर्न, आरबीआई ने 2008 के बाद ये बात कह दी कि आपको एनपीएस के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग रखने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। मेरे पीछे आपको एक टाइमलाइन नजर आ रही है। इस टाइमलाइन को बहुत गहराई से हमने समझना है। क्यों? क्योंकि इससे निकल कर आएंगे हमारे आंसर्स। कहां के? मेंस के। प्रीलिम्स से रिलेटेड यहां पर दो चीजें हैं, उन दोनों चीजों को भी हम अलग से समझेंगे। सबसे पहली बात, 2007-2008 के अंदर इफ यू नोटिस 27 अगस्त 2008 स्पेशल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट फोरबेरेंस वाज अनाउंस्ड कि अब से, आज से, क्योंकि हमारे यहां पर क्राइसिस आ गया है, सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेटरी फोरबेरेंस। देन व्हाट हैपेंड? दिसंबर 2008, ये मंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, ईयर्स आपको आइडिया होने चाहिए। नाउ 2008 दिसंबर के अंदर रिपीटेड रीस्ट्रक्चरिंग वाज अलाउड। व्हाट इज रिपीटेड रीस्ट्रक्चरिंग? सो रिपीटेड रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? बेसिकली अगर आपने, मैं बैंक हूं, आपने मुझसे लोन लिया है और मैं आपको देखता हूं, आप कहते हैं कि सर मेरे पास लोन की ईएमआई देने की जो है हैसियत नहीं है, अगले दिन कल मेरे पास जो है मेरी ईएमआई ड्यू आ रही, मुझे कल ईएमआई भरनी है, आज मैं आपके पास आया हूं, मेरे पास पैसे नहीं। सो व्हाट वुड बैंक डू? वो रिपीटेड रीस्ट्रक्चरिंग करेगा। वो आज ही आपको कहेगा मेरे से और पैसा ले लो, और उससे धीरे धीरे करके मैं आपकी ईएमआई रीस्ट्रक्चर करता रहूंगा। सो रिपीटेड रीस्ट्रक्चरिंग, आप समझ रहे हैं, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। सो इस वजह से हुआ क्या कि रेगुलेटरी फोरबेरेंस अलाउ की गई, और पहला स्टेप था बैंक्स को यह अलाउ किया गया कि आप मल्टीपल रीस्ट्रक्चरिंग कर सकें किसी भी लोन की। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस चीज को एक्सटेंड किया फॉर रियल एस्टेट एक्सपोजर्स, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इस चीज को अलाउ किया गया। कारण क्या था? 2008 का क्राइसिस जो था रियल एस्टेट की वजह से ही आया था। सो सबसे पहले प्रोविजनिंग की गई फॉर रियल एस्टेट। देन व्हाट वी डिड, वी एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज। धीरे धीरे करके इस चीज को और आगे बढ़ाते गए। बात आ जाती है अक्टूबर 2010 की, जहां पर हमने इतना तक कह दिया कि जब जब आपको रीस्ट्रक्चर, एक प्रोविजन है लॉ के अंदर कि जब जब आप रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो जो प्रोमोटर होता है, जो बेसिकली प्रोविजनिंग करवाने में मदद करता है, जहां पे आपको लोन मिले उसमें मदद करता है, तो वो प्रोमोटर को कुछ सैक्रिफाइस झेलना पड़ता है। एज सिंपल एज दैट। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जब जब बैंक कोई भी लोन रीस्ट्रक्चर करेगा किसी भी फर्म के लिए, तो वहां पर आपको 15% प्रोमोटर्स सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो देयर विल बी सम प्रोविजनिंग, जो कि प्रोमोटर को जो पैसा होना था उसमें से 15% गिरावट आएगी। बेसिकली 15% जो लॉस है वो प्रोमोटर फॉर बियर करता है, प्रोमोटर झेलता है। आरबीआई, ताकि मल्टीपल रीस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल हो सके, प्रोमोटर्स भी उस चीज को फॉलो करें, तो उनको जो सैक्रिफाइस करना था उसको 15% से घटाकर आधा कर दिया, 7.5% कर दिया। सो जो प्रोमोटर्स सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड था मल्टीपल रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर, उसको 15% से घटाकर, एसेट वैल्यू के 15% की बात हो रही है, तो उसके 15% से घटाकर सिर्फ 7.5% कर दिया, ताकि प्रोमोटर्स शुड ऑल्सो फॉलो दिस पाथ ऑफ restructuring of loans. This was all a part of regulatory framework जहां पर आप forbearance measures को follow कर रहे थे। Now, बात आती है जनवरी 2011 के अंदर, जहां पे forbearance was again temporarily extended। बात आती है जनवरी 2012 के अंदर, और उससे पहले मई 2011 के अंदर, जहां पर provisioning on standard stressed assets, मैंने आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। एंड इफ यू लाइक दीज वीडियोस, मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। दिस इज वन इनिशिएटिव दैट वी हैव ब्रॉट इन टू गिव यू अ प्रॉपर ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, नॉट लाइक लाइन बाय लाइन, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, उसे किस चीज की समझ होनी जरूरी है, उसको अप्रोच क्या चाहिए इकोनॉमिक सर्वे को समझने के लिए, उस लाइंस पे हम ये काम कर रहे हैं। नाउ एज फार एज प्रोविजनिंग इज कंसर्न, मैंने आपको बताया था प्रोविजनिंग के बारे में,
तो जहां स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए प्रोविजनिंग की जरूरत थी, उस प्रोविजनिंग को बढ़ा दिया गया, 2% कर दिया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जनवरी के अंदर एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया टू रिव्यू दी रीस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस। रीस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए आरबीआई ने एक नया ग्रुप उसका गठन किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस वर्किंग ग्रुप विच वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रशांत सरन, he was one of the directors, he is one of the directors in RBI at that point। 2013-2014 के आसपास इनकी रिपोर्ट जो है वो इंप्लीमेंट होनी शुरू हुई थी। 2013 के अंदर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन शुरू हुई थी। जुलाई 2012 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की उसके बेसिस पे फोरबियरेंस मेजर्स को और एक्सटेंड कर दिया अप टिल अप्रैल 2015। अप्रैल 2015 तक इसको एक्सटेंड कर दिया। आगे टाइमलाइन देखेंगे कि कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था, कहां पे इसको हमने विड्रॉ किया। नाउ एज फार एज द रिपोर्ट इज कंसर्न्ड, इस रिपोर्ट के तहत एंड अदरवाइज एज वेल एक जॉइंट लेंडर्स फोरम क्रिएट करने की बात कही। जॉइंट लेंडर्स फोरम जो था उसमें यह बात बोली गई कि सभी के सभी लेंडर्स जो हैं अपना एक क्रेडिट रिपोजिटरी इकट्ठा करें। सो बेसिकली CRILC ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है जहां पे लॉन्ग टर्म एंड जो लार्ज क्रेडिट डिमांड करते हैं 50 करोड़ और उससे ऊपर के जितने भी लोन्स की डिमांड होती है, तो उसकी एक क्रेडिट रिपोजिटरी बनेगी। ये देखा जाएगा कि ये जितने भी बोरोअर्स हैं इनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, पहली चीज। और ये इंफॉर्मेशन शेयर होगी इन दी जॉइंट लेंडर्स फोरम, ताकि एक बैंक के साथ अगर कोई गफला हो रहा है या किसी प्रकार से कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है, क्रेडिट मिसहैपनिंग हो रही है, तो बाकी के सब सतर्क हो जाएं। ऐसा ना हो कि पीएनबी से लोन लिया वहां पे डिफॉल्ट हुआ, फिर एसबीआई से लोन लिया वहां पे डिफॉल्ट हुआ, फिर आईसीआईसीआई से लोन लिया फिर वहां पे डिफॉल्ट हो रहा है, और आपस में ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि ये नीरव मोदी कर क्या रहा है। You understand my point? So basically joint lenders forum and CRILC, ये क्रेडिट रिपोजिटरी, इसकी क्रिएशन भी इसीलिए हुई जहां पर इंफॉर्मेशन थी फॉर लार्ज क्रेडिटर्स। अंडरस्टूड? नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एक नया फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया जिसके तहत ये JLF भी बना, CRILC भी बना, एंड forbearance was extended till April 2015. So this is something that the economic survey is saying that it was a sin, जहां पर आपने जरूरत से ज्यादा, जहां आपको इसके आगे जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी एक्सटेंड कर दिया फोरबियरेंस मेजर्स को। सो दिस इज वन मेजर कंसर्न जो कि इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट कर रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एन ओरिजिनल सिन, और ये इसके सारे एस्पेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज, जो बैंकिंग क्राइसिस है, जो प्रेजेंट बैंकिंग क्राइसिस है, इट गोज बैक टू अ प्रोलॉन्ग्ड फोरबेरेंस पॉलिसी ऑफ 2008 टू 2015। आपको इतनी एक्सटेंड करनी नहीं चाहिए थी, आपने रेगुलेटरी मेजर्स को इतना स्लैकन किया, इतनी लैक्सिटी दिखाई, इतनी दिखानी नहीं चाहिए थी, जिसकी वजह से हमारे यहां पर जो एनपीएज हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो धीरे धीरे अंडर द टेबल बढ़ते गए। जहां पर अगर मैं अर्ली रिजॉल्वर्स की बात करूं, उन कंट्रीज की बात करूं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं, जिनके एनपीएज पीक किए समवेयर अराउंड 3 to 4% और 2008-9 के अंदर, 9-10 के अंदर पीक कर गए। लेकिन इंडिया और इंडिया जैसी अदर इकोनॉमीज जहां पर हम उनको बोलते हैं लेट रिजॉल्वर्स, जो कि 2008 के क्राइसिस से लेट बाहर निकल कर आए, उन इकोनॉमीज के अंदर एनपीए लेवल जो है, पहली चीज तो ये पीक किया लेट, दूसरी चीज पीक हायर गई। 9% के आसपास हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रिएट हो चुके थे। 2016-17 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वहां पर जाकर हमारा पीक निकल कर आया था। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द 7-year फोरबेरेंस मेजर्स, ये जो पीरियड निकला 2008 से लेकर 2015 तक, हुआ क्या। पहली चीज तो ये एक शॉर्ट टर्म्ड इकोनॉमिक इफेक्ट को डिजायर करता था, क्या कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वापस से रिकवर कर जाए, और वो हुआ भी। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2011 के अंदर हम 8.5% तक पहुंच गए। सो जीडीपी ग्रोथ तो आ गई थी, एंड इट मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एज वेल।
एक्सपोर्ट्स की बात करें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कीजिए, टोटल रेवेन्यू ऑफ लिस्टेड फर्म्स एंड बैंक क्रेडिट की भी बात कर लीजिए, जितना बैंक लोन दे रहा था, लिस्टेड फर्म्स की रेवेन्यू की बात कर लीजिए, एक्सपोर्ट्स की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर गोइंग फाइन 2011 तक। 11 में सब कुछ हो गया, शॉर्ट टर्म इस मेडिसिन का असर निकल कर आ गया, वहां पे आपको इसको रोक देना चाहिए था। 2011 के अंदर ही ये सर्वे बात कह रहा है। नाउ हुआ क्या, विड्रॉल ऑफ फोरबियरेंस की अगर मैं बात करूं, इट वाज रिकमेंडेड कि 2011 में आप वापस ले लें, लेकिन आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई कंटिन्यूड इट टिल 2015, और 2015 के अंदर भी जब बंद किया तो एक एसेट क्वालिटी रिव्यू एक मैकेनिज्म शुरू किया, जिसके तहत ये देखा कि 2015 तक ये रेगुलेटरी फोरबियरेंस मेजर्स को लगाने का फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या चैलेंजेस हैं। सो बेसिकली एक एक्स पोस्ट, आपको पिछले लेक्चर से याद आ रहा होगा, एक एक्स एंट होता है, एक एक्स पोस्ट होता है। सो ये एक एक्स पोस्ट मेजर था, ये एक बार सब हो गया तो लकीर पीटने की कोशिश की जा रही थी, और इस एक्स पोस्ट मेजर के अंदर इतना कुछ निकल कर आया जो कि हमें समझना जरूरी है, आगे आने वाले पूरे पार्ट के अंदर हम समझेंगे भी। नाउ अ प्रोलॉन्ग्ड रेगुलेटरी फोरबियरेंस अलाउड द बैंक्स टू अंडरटेक मल्टीपल रीस्ट्रक्चरिंग्स, रिस्की लेंडिंग, क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, डिलेड रिकॉग्निशन ऑफ एक्चुअल एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को सही तरीके से हमने सही टाइम पर नहीं हमने रिकॉग्नाइज किया, एंड हमने उनको ईयर मार्क नहीं किया, उनके लिए प्रोविजनिंग नहीं की। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय द टर्म प्रोविजनिंग। और उसके साथ साथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दे स्टार्टेड accumulating. Now what happened? Now what happened was, if you notice in this graph you see कि कहां पर रेगुलेटरी फोरबियरेंस शुरू हुई। वो शुरुआत हुई 2008-9 के बीच में। 2008-9 के दौरान ये देखिए आपको दिख रहा है कि इकोनॉमी के अंदर डिक्लाइन आ रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये जीडीपी ग्रोथ रेट है, सो ये इट इज डिक्लाइनिंग लाइक दिस। और जैसे ही आपने फोरबियरेंस मेजर्स शुरू किए तो इसके अंदर इकोनॉमी रिकवर करने लगती है, सो इकोनॉमिक रिकवरी आ जाती है। नाउ एज फार एज इकोनॉमिक रिकवरी इज कंसर्न, लेट्स जस्ट कवर दिस। यहां पर आकर फोरबियरेंस शुड हैव बीन विड्रॉन। कौन सा साल है ये? 2011 का, 2010 2011 11 मैक्सिमम वापस ले लेने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी हो चुकी है, 8.5% से अब इंडिया ग्रो कर रहा है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट इसका यही चाहिए था हमें, और क्या चाहिए था, राइट ना। उसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे करके वापस से इकोनॉमी नीचे आनी शुरू हुई, और फिर वापस से ऐसे ग्रो करके वापस नीचे आनी शुरू हो रही है। नाउ इफ यू नोटिस द ईयर्स, 2012 के अंदर डिक्लाइन, 2013, 2014, 2015। अब हुआ क्या, क्योंकि आपने फोरबियरेंस को कंटिन्यू रखा, सो जो वेल्थ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट था ना, वो तो गया तेल लेने, ऑनेस्टली। रीजन बीइंग दैट द फर्म्स जो कि लो प्रॉफिटेबल उनकी एग्जिस्टेंस थी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं थी, विच इज मेजर्ड इन अ सर्टेन वैल्यू, इन अ सर्टेन टर्म्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उन फर्म्स को आप लोन दे रहे हैं जो ऑलरेडी डिजीज्ड, या कह लीजिए जो बैड फर्म्स हैं, उनको आप लोन दे रहे हैं, या फिर मैं कहूंगा जो ज़ॉम्बी फर्म्स हैं उनको आप लोन्स दे रहे हैं। उससे कहां इकोनॉमिक ग्रोथ आनी थी, तो ग्रोथ के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, ग्रोथ रेट के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम कवर तो करते हैं, बट बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव सो मच ऑफ एनपीएस। 2016-17 के अंदर आपके एनपीएस पीक करते हैं, यहां पर आपके एनपीएस पीक कर गए थे 9% के आसपास, जितने रिपोर्टेड थे। जो अनरिपोर्टेड अंडर द टेबल चल रहा था उसका तो कहना ही क्या है। Now we need to understand what was the adverse impact. Now we have seen how the economy worked. एक बार दोबारा ध्यान से देखिए, इकोनॉमी किस तरीके से चल रही थी, ये थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। कारण क्या है कि यहां पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। सो सवाल ये बनेगा कि एनपीएस इन द इकोनॉमी हैव ग्रोन एवर सिंस द फोरबियरेंस मेजर्स वर स्टार्टेड। पहली स्टेटमेंट, economic growth has been declining ever since the forbearance measures have been started. 2008 के बाद क्या इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, ग्रो कर रही है, फिर डिक्लाइन कर रही है? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर हम एनपीएस की बात करें, चिंता ना करो, सब्र करो, उसका भी ग्राफ लेकर आया हूं, वो भी समझाऊंगा। आगे चलते हैं। नाउ सबसे पहली चीज, बैंक्स जो हैं देवर ग्रस्त विद under capitalization. Now what is under capitalization?
हो क्या रहा था, जो कैपिटल एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा था उसको ओवरस्टेट किया जा रहा था, क्योंकि बैंक्स दे वर रीस्ट्रक्चरिंग देयर लोन्स। कैसे होगा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। एंड क्वालिफाइंग देम एज सब स्टैंडर्ड एसेट्स एंड रिपोर्टिंग द सेम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। क्योंकि हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर इन सब स्टैंडर्ड एसेट्स को, जो ये स्ट्रेस्ड एसेट्स थे, इनको नाम नहीं दे रहे थे, इनको डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, तो हो क्या रहा था, आप वो ही कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के तहत लोन्स आगे से आगे दिए जा रहे थे, और जो एक्चुअल आपके पास वर्किंग कैपिटल था, क्योंकि आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ज्यादा रखनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, लेकिन आप एनपीएस नहीं डिक्लेयर कर रहे थे। क्योंकि आप एनपीएस डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, तो आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि आपको सीएआर ज्यादा करने की जरूरत नहीं हो रही थी ऑन बुक्स, ऑन पेपर, लेकिन एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में सिचुएशन ऑपोजिट है, एक्चुअल में कुछ और है, लेकिन ऑन पेपर आपको सीएआर ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए यू वर actually you were overstating the actual credit that you had, और आप ज्यादा लोन्स दे रहे थे। तो नुकसान क्या हुआ, क्योंकि अब बैंक्स के पास एक्स्ट्रा कैपिटल शो हो रहा था, इस वजह से उन्होंने जरूरत से ज्यादा लोन्स देने शुरू कर दिए, और दिक्कत यह आई, उन्होंने लोन्स उन कंपनीज को, उन फर्म्स को दिए जो कि डिजीज्ड थी, बैड फर्म्स, ज़ॉम्बी फर्म्स। नाउ बैंक्स ऑपरेट विदाउट रेजिंग एनी फ्रेश कैपिटल, क्योंकि एनपीएस के लिए प्रोविजनिंग करने की जरूरत थी, जो थ्रेशोल्ड सीएआर था टू मीट द रेगुलेटरी डिमांड्स, वो बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एनपीएस नहीं डिक्लेयर किए। नाउ दिस एनकरेज्ड बैंक्स टू रीपे द एक्सेस कैपिटल टू द शेयर होल्डर्स। एक तो बात यह है जो मैंने आपको अभी तक बताई थी, दूसरी बात यह है जो मैंने अभी पढ़ी, जहां पर हुआ क्या, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर गवर्नमेंट वाज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, तो उनको डिविडेंड्स ज्यादा मिलने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि बैंक्स दिखाने लगे कि हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा कैपिटल आ रहा है, जबकि सिचुएशन कुछ और थी। यू गेट द पॉइंट। नाउ हुआ क्या, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड्स जाने लगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर प्रेडोमिनेंटली, जहां पर गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, जिसकी वजह से देयर वाज लेस कैपिटल इन्फ्यूजन। बैंक्स के यहां कैपिटल इन्फ्यूजन कम हुआ। क्यों? ज्यादा कैपिटल जो है वो डिविडेंड्स के तौर पर जाने लग गया, एंड दैट इज व्हाई बैंक्स वर गेटिंग अंडर कैपिटलाइज्ड। बैंक्स के पास पैसे की कमी होना शुरू हो जाती है। दिस वाज वे बैक ड्यूरिंग 2011 एज वेल। 2011 के अंदर ये चीज जो है ये परवान चढ़ने लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट वर यू डूइंग, आप ज़ॉम्बी फर्म्स को ज्यादा से ज्यादा लोन्स दे रहे थे, एंड बेसिकली इट वाज नोन एज द फोरबेरेंस इंड्यूस्ड रिस्क शिफ्टिंग, कि मैं रिस्क को एक हाथ से दूसरे हाथ शिफ्ट किए जा रहा हूं ताकि इसको लगे कि मेरी बुक्स जो है वो क्लीन हो गई, एंड आप फोरबेरेंस मेजर्स को उनके मोढे पे चढ़ के, उनके शोल्डर्स पे चढ़कर आप ये प्रोसेस जो है फॉलो कर रहे थे। नाउ व्हाट आर ज़ॉम्बी फर्म्स? ज़ॉम्बी फर्म्स बेसिकली वो फर्म्स होती हैं जहां पर आप उनके इंटरेस्ट कवरेज रेशो से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये फर्म जो है ये ज़ॉम्बी फर्म है। कैसे? ऐसी फर्म्स जो कि अनप्रोडक्टिव हैं, जिनकी लिक्विडिटी लो है, जिनके पास पैसे की कमी है, जिनकी सॉल्वेंसी भी बहुत मिनिमल सी है, जितना आ रहा है उससे ज्यादा खर्चा कर रही हैं, जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो 1 से कम है। व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो? इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है जहां पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं आफ्टर टैक्सेशन। टैक्स दे दिया आपने, जीएसटी दिया, XYZ इनकम टैक्स वगैरह जो कुछ भी टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो आपने पे कर दिया। उसके बाद आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी करनी है, आपकी लायबिलिटीज कितनी है। सो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन योर लायबिलिटीज, वो होता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि क्या आपके प्रॉफिट्स इतने हैं कि आप अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, आप अपने लोन को रीपे कर सकते हैं। सो ऐसी फर्म्स जो नहीं कर सकती हैं, जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1 से कम है, उनको कहा जाता है कि ये ज़ॉम्बी फर्म्स हैं, कि ये जिंदा तो नहीं रह सकती लेकिन ये चल रही हैं। ये चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? बिकॉज banks were giving loans back to back after restructuring these loans. बैंक्स बार बार इन्हीं के लोन्स को रीस्ट्रक्चर करके इन्हीं को पैसा दिए जा रहे थे, एंड क्योंकि ये एनपीएस क्रिएट किए जा रही थी और बैंक एनपीएस डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से बैंक्स पहली चीज तो अंडर कैपिटलाइज होते गए, क्योंकि पैसा गलत जगह पर जा रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पैसा बच भी रहा था, अब क्योंकि ज्यादा कैपिटल शो हो रहा है एंड है वो अंडर कैपिटलाइज्ड,
तो वो ज्यादा डिविडेंड पे कर रहे थे। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और दो तरीके के कैपिटल होते कौन से हैं। एक होता है टीयर 1 कैपिटल। ये टीयर 1 कैपिटल वो होता है जहां पर अगर कभी भी गलती से कोई नुकसान हो भी जाए तो बैंक्स को ऐसे लॉस को विथस्टैंड करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत, इट डज नॉट नीड टू सीज ट्रेडिंग। सो वो ऐसा कैपिटल है जहां पर अगर रिस्क आता भी है, नुकसान होता भी है, तो बैंक उसको फोरबेयर कर लेता है, उसको झेल लेता है। दूसरा है टीयर 2 कैपिटल। नाउ टू एब्जॉर्ब सच लॉसेस in the event of winding up and provides a lesser degree of protection to the depositors. So यहां पर क्या है, यहां पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, रिस्क का फर्क जो है बैंक्स के ऊपर ज्यादा पड़ता है, इसका असर डिपॉजिटर्स के ऊपर पड़ता है। नाउ व्हाट इज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स? एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स वही है जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं, ज़ॉम्बी फर्म से रिलेटेड, कि जहां पर आपके एग्जिस्टिंग लोन्स जो हैं आप सोचते हैं कि ये पे हो जाएंगे, ये पैसा आ जाएगा, कहीं नहीं जाता। माल्या भाई अपना ही है बंदा, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई देश छोड़ के नहीं भागेगा, नीरव मोदी नहीं भागेगा, कुछ नहीं होगा, एवरीबडी विल रीपे देयर लोन्स। सो इस ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ बैंक्स रहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो नए लोन्स एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को जो कि ऑलरेडी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, वो देना शुरू कर देते हैं, और जो हेल्दी बोरोवर्स हैं ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड ग्रुप उनको देना शुरू कर देते हैं, या फिर हु कुड अल्टीमेटली डाइवर्ट लोन्स टू अदर डिस्ट्रेस्ड फर्म्स उनको देना शुरू कर देते हैं। तो या तो वो फर्म खुद से ही बीमार है, पहली चीज, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, कि आज मैं पैसा दे रहा हूं पर मुझे आइडिया है कि ये फर्म जो है ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली, चल नहीं सकती है, इसके जो प्रोसेसेस हैं वो उसमें मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही तरीके से नहीं हो रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी कुछ एस्पेक्ट्स को हमने कवर करना है, यही आ गया यहां पर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ऐसे व्यक्ति को लोन दे दें जो देखने में तो हेल्दी बोरोवर है, लेकिन वो क्या करेगा, वो इस लोन से एक डिस्ट्रेस्ड ग्रुप के अंदर पैसा लगाने वाला है। या फिर आप ऐसे व्यक्ति को लोन दे रहे हैं जो अदरवाइज हेल्दी है, लेकिन वो ऐसे लोन का पैसा डिस्ट्रेस्ड फर्म में डाइवर्ट करने वाला है। सो उससे फायदा तो कुछ नहीं होने वाला, वो पैसा तो अल्टीमेटली डूबने वाला है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने वाले हैं। लेकिन आप क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग किए जा रहे हैं, आप लोन्स की एवरग्रीनिंग किए जा रहे हैं, तो उससे नुकसान किसको हो रहा है, बैंक्स के कैपिटल को हो रहा है, उसके साथ साथ इकोनॉमी को हो रहा है। सो बेसिकली अगर रेगुलेटरी फोरबियरेंस मेजर्स ना होते तो बैंक्स को ये चीज अलाउड ना होती, बैंक्स के ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता, आरबीआई की बहुत सारी गाइडलाइंस होती, अब वो चीज नहीं है। Now basically forbearance it led to lending of firms जिसके फंडामेंटल्स पुअर थे, और वो इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू कर रखे थे उन्होंने, वो चला रखे थे, प्रोजेक्ट्स इनएफिशिएंट थे। और इससे पता ये चलता है कि जो 2008 से लेकर 2014-15 तक जो क्रेडिट ग्रोथ है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो बढ़ी थी, लेकिन इसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ नहीं हुई। अगर हुई होती ना तो आज हम और आप जॉब्स के लिए इतना परेशान नहीं हो रहे होते। देयर वॉज फेलियर टू ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, दिस हायर इन्वेस्टमेंट रेट इनटू कैपिटल एसेट क्रिएशन। किसी भी इकोनॉमी के अंदर किसी भी फर्म, किसी भी आप कह लीजिए कंपनी, उसकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है ना, तो उसने कितना कैपिटल एसेट क्रिएट किया है उससे पता चलता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कितने रोबस्ट हैं। और यही चीज नहीं हुई 2008-9 से लेकर 2014-15 तक। कारण क्या निकल कर आ रहा है, एज दी सर्वे सजेस्ट दीज फोरबियरेंस मेजर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है और वो होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। नाउ यू मस्ट हैव रेड एंड यू मस्ट हैव सीन दैट वीडियो जो कि पीयूष सर ने क्रिएट भी की थी, जिसके अंदर उन्होंने इंश्योरेंस से रिलेटेड एक एस्पेक्ट की बात की थी, जहां पर कंपनीज एक्ट एज अमेंडेड टू डेट उसमें बोला गया है कि 1/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो ये बात हुई थी कि जहां पे इंश्योरेंस की हम बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर वो नंबर जो है 1/3 से हाफ तक लेकर जाया जाना चाहिए, सिर्फ 33% नहीं, उनको 50% तक लेकर जाए। द इश्यू दैट इकोनॉमिक सर्वे इज पॉइंटिंग आउट एंड विच इज क्लोजली रिलेटेड इज दैट कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रही थी इन दी बोरोवर, दे वर बेनिफिटिंग फ्रॉम दी फॉरबेरेंस एज वेल। क्यों?
जो फर्म के मैनेजर्स थे, दे हैड द एबिलिटी टू गेट दीज लोन्स रीस्ट्रक्चर्ड। अब फर्म्स क्या कर रही थी, वो ऐसे मैनेजर्स को, ऐसे डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट में इस तरीके से उस उस सूप को तैयार किया जाता था मैनेजमेंट के, ऐसे डायरेक्टर्स हों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी ऐसे हों जो उनके लोन्स को इजीली रिस्ट्रक्चर करवा सकें। तो उनकी डिमांड बढ़ गई मार्केट में, ऐसे डायरेक्टर्स की, ऐसे मैनेजर्स की, जो उनके फॉर्मली या इनफॉर्मली, कि भाई मेरा नेपोटिज्म के हिसाब से मेरा सिस्टम चलता है और मेरे कोई चाचा है, ताया है जो प्रोबेबली किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में लगा हुआ है एट अ सीनियर पोजीशन, एंड डोंट वरी आई विल गेट योर लोन्स रीस्ट्रक्चर्ड। सो फर्म्स ऐसे मैनेजर्स को हायर करने लगती हैं एंड बेसिकली दे स्ट्रेंथन्ड देयर इन्फ्लुएंस विद इन द फर्म, कि मेरे तो ऊपर तक पहुंच है, मेरे को टेंशन नहीं है, मेरी नौकरी नहीं जाएगी। इसकी वजह से बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीकन हो गई एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर द फर्म्स बोर्ड टू ओवरथ्रो सच मैनेजर्स। अगर वो अंडर परफॉर्म करते हैं या इनएफिशिएंट निकलते हैं तब भी, क्यों, चाचा विधायक हैं हमारे। नाउ देन देयर वाज अ डिटीरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ बोर्ड। बोर्ड कौन सा, फर्म्स का। सो फर्म्स के जो डायरेक्टर्स हैं, जहां पे मैंने आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रेफरेंस दिया, यहां पर ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं। इन 4 मेजर पॉइंट्स के बेसिस पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड अदर डायरेक्टर्स, उनके इन्फ्लुएंस को नापा गया। सो द इनकम्बेंट मैनेजमेंट्स इन्फ्लुएंस इन द बोर्ड इट इंक्रीज्ड। सो जो नए मैनेजर्स आ रहे थे, नए डायरेक्टर्स भी अगर आ रहे थे, तो उनका बोर्ड के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। क्यों, द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डिक्लाइंड स्लोली। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे भी तो वो इस वजह से थे उस बोर्ड के अंदर कि उनके चाचा ताया जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर हैं, ताकि वो लोन्स को रीस्ट्रक्चर करवा सकें। तो उनकी इंडिपेंडेंस एज सच नहीं रही, है ना। सो दे हैड देयर मोटिव्स, दे हैड देयर इंक्लाइंड इंटरेस्ट्स, तो उनका असर पड़ा। फिर अ सीईओ बिकमिंग द चेयरमैन, दैट इंक्रीज्ड। सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बने, इसके चांसेस ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से मैल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। अदरवाइज बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले, इसलिए सीईओ को अलग रखा जाता है। सीईओ ऑफ द कंपनी probably can be a member of the board of directors, but generally उसको चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बनाया जाता था। लेकिन अब इस प्रोपेंसिटी में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बढ़ गई थी। उसके साथ साथ हैविंग अ कनेक्टेड डायरेक्टर ऑन बोर्ड इट बिकेम मोर लाइकली, मतलब डायरेक्टर्स जो थे किसी भी कंपनी के अंदर, अब इट वाज मोर लाइकली कि उसके कनेक्शंस हो, और कनेक्टेड डायरेक्टर हम उठाने लगे थे। देन उसके बाद बैंक मॉनिटरिंग ऑल्सो डिक्लाइंड। नाउ जो बैंक नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हुआ करते थे, ताकि बैंक्स जो हैं वो फर्म्स की कॉरपोरेट गवर्नेंस पे क्लोजली नजर रख सकें, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं। उन्होंने जो एसेट क्रिएशन की है फर्म्स ने, वो एनपीएस में ना तब्दील हो, इसीलिए बैंक्स वर अलाउड कि वो अपना एक नॉमिनेट कर सकें डायरेक्टर। अब उसमें उस प्रोविजनिंग में प्रॉब्लम आने लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंडिपेंडेंट और नॉन प्रोमोटर डायरेक्टर्स हुआ करते थे, उनकी इंपॉर्टेंस सामने नजर आने लगी। वो बेसिकली एक वॉच डॉग हैं, और आप एक हेल्दी फर्म मैनेजमेंट के लिए उनको यूज करते हैं। और अब आप क्या कर रहे हैं, उनके सिलेक्शन प्रोसेस को ही बदलकर, उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को बदलकर, उनके पर्पस को बदलकर, यू आर फॉलोइंग अनहेल्दी प्रैक्टिसेस फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। सो एक एस्पेक्ट हो गया, हमने बैंक्स की तरफ से देखा। दूसरा एस्पेक्ट हमने देखा था आरबीआई की तरफ से, जहां पे एसेट क्वालिटी रिव्यू एक एक्स पोस्ट हमने डिसीजन देखा। उसके अलावा हमने देखा कि बैंक्स किस तरीके से अंडर कैपिटलाइज थे, लेकिन देवर ओवरस्टेटिंग देयर ओन कैपिटल। फिर उसके बाद अब हमने देखा कि किस तरीके से फर्म्स काम कर रही थी। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो कैपिटल एलोकेट हो भी रहा था वो भी इनएफिशिएंटली एलोकेट हो रहा था। कैसे? There was misallocation of credit supply in the unviable projects. So जो projects unviable थे वहां पर आप पैसे लगा रहे हैं। Particularly ये देखा गया कि जब forbearance चल रही थी ना, ये चीज ज्यादा थी। Apart from that, there was misappropriation of resources. क्यों? क्योंकि related party transactions में बढ़ोतरी होने लगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, चाचा विधायक हैं हमारे, उसी तरीके से अगर एक फर्म के अंदर कोई डायरेक्टर अपनी ही रिलेटेड फर्म के साथ कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करे, तो उससे बेनिफिट ज्यादा उठाना शुरू कर दिया गया। बेसिकली एन इंक्रीज इन प्राइवेट बेनिफिट्स विच वाज बीइंग रीडायरेक्टेड टू द फर्म्स मैनेजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स।
जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जनरली वो जनरल पब्लिक होती है, सो उनके फायदे को ना देखते हुए उनके नुकसान के ऊपर, एट द कॉस्ट ऑफ दोज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, आप क्या कर रहे हैं, आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर जनरली पर्सनल मोटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, टैक्स इवेजन इन्वॉल्व होती है जनरली, एंड इसीलिए इसको मैल एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस is an important topic as far as mains is concerned. Corporate governance is an important topic as far as prelims is concerned. ये particular point related party transactions बहुत important है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। Now related party transactions, they were being used to camouflage expropriation of firm's resources. So firm में से पैसा निकालकर, रिसोर्सेज निकालकर उसको रीडायरेक्ट किया जाए ताकि पर्सनल जो है वो अपने पर्सनल मोटिव्स को, पर्सनल बेनिफिट्स को इंक्रीज कर सकें। ये बढ़ गया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर 34% की बढ़ोतरी हुई थी अमंग द फर्म्स हुज लोन्स वर बीइंग रीस्ट्रक्चर्ड। उन फर्म्स के अंदर जहां पर लोन रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी वहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बढ़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट, परफॉर्मेंस के अंदर डिटीरियोरेशन, जो रीस्ट्रक्चर्ड फर्म्स थी दे टर्न्ड लॉस मेकिंग, जहां पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थी विच इज मेजर्ड एज प्रॉफिट्स प्रोपोर्शन ऑफ द फर्म्स एसेट्स, जहां पर अपने प्रॉफिट्स को वो कितना एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखती हैं उससे मेजर की जाती है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, वो डिक्लाइन हो रही थी एंड दे वर टर्निंग इनटू लॉस मेकिंग मशीनरीज एंड द एसेट्स दे डिक्लाइंड शार्पली। 138% की गिरावट आई थी, 138%। एंड जो उनकी लेवरेज है, व्हाट इज लेवरेज, डेट टू इक्विटी रेशो, कि उनके पास कितना लोन है, कितना कर्ज है और कितना पैसा उनका इक्विटी में अवेलेबल है, दिस इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली बाय समवेयर अराउंड 15.7%। और जो उनकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो थी, जो कि हमने ज़ॉम्बी फर्म्स के लिए देखी थी, वो डिक्लाइन की बाय 27.2%। पर्टिकुलरली उन फर्म्स की बात हो रही है, ध्यान से देख लीजिए, मैं क्लीन कर देता हूं, मेरी आदत है, मैं रंग देता हूं पूरा बोर्ड। सो बात उन फर्म्स की हो रही है जो कि अपने लोन्स रीस्ट्रक्चर करवा रहे थे, जो रेगुलेटरी फोरबियरेंस मैकेनिज्म को, जिसको कहा जाएगा, उसका सही इस्तेमाल कर रहे थे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। उसी के साथ साथ ये देखा गया कि डिफॉल्ट्स बढ़ने शुरू हुए, लोन रिपेमेंट के अंदर डिफॉल्ट्स भी बढ़ने शुरू हुए फोरबियरेंस के पीरियड के दौरान, जिसकी वजह से फर्म्स की जो क्रेडिट रेटिंग थी उसमें गिरावट आई करीब करीब 7.7% से, एंड the proportion of restructured firms becoming defaulters, it increased by 51%. So जितनी ज़्यादा restructuring हो रही थी उतने ही ज़्यादा firms जो हैं वो defaulters निकल कर आ रही थी। 51% increase आया ऐसे नंबर के अंदर। Apart from that, ये प्रॉब्लम आरबीआई को दिखनी शुरू हुई। ये आरबीआई को ये प्रॉब्लम दिखनी जो शुरू हुई, लेट शुरू हुई। शुरुआत हुई इसको देखने की 2014 के अंदर, जहां पे उन्होंने एक काम किया, पीजे नायक के अंतर्गत एक कमेटी का गठन किया। अब उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की उसने ये कहा कि दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ट्विन कंसर्न्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं। पहला, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स बाय क्लासिफाइंग एनपीएज एज रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स। जो एनपीएज होने चाहिए थे उनको आपने रीस्ट्रक्चर्ड एसेट बोल दिया, ये झोल किया। इस झोल से आप लोन्स को एवरग्रीन कर रहे हैं कि आगे से आगे, साल दर साल आगे से आगे बढ़ी जा रहे हैं। देन द रिजल्टेंट अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, उसकी वजह से और आगे नुकसान। क्यों? बैंक्स अब आगे क्रेडिट नहीं दे पाएंगे ज्यादा। सो ये अंडर कैपिटलाइजेशन और ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, ये दो मेजर कंसर्न्स निकल कर आए। एंड बोला ये गया कि जो एग्जिस्टिंग टीयर 1 कैपिटल है 2014 के अंदर, ये बहुत ज्यादा ओवरस्टेटेड है। इनफैक्ट अगर मैं इसकी ओवरस्टेटमेंट की बात करूं, यहां लिखा हुआ मैंने 2.78 लाख करोड़, ये रहा, इतना ज्यादा ओवरस्टेटेड है कि अगर आपने इन रेगुलेटरी फोरबियरेंस मेजर्स को सही टाइम पे 2014 मई के अंदर ही मान लीजिए विड्रॉ कर लिया होता, तो आज जो ये टीयर 1 कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, जो आज एग्जिस्ट कर रहा है, उससे 2.78 लाख करोड़ रुपीस कम होता। सो आपने इतना ज्यादा ओवरस्टेट किया हुआ है। कितना ज्यादा? 2.78 लाख करोड़ रुपीस। फिर हमारे देश ने कुछ मेजर्स भी निकाले थे, उन मेजर्स को भी हम ध्यान से देखेंगे। नाउ व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग दिस फोरबियरेंस मेजर्स, और हम अर्ली रेजोल्यूशन की तरफ कैसे जाते।
इंटरनेशनल एविडेंस ये कहता है कि कुछ कंट्रीज ऐसी थी, नॉट कंपनीज, जो कि बेसिकली अर्ली रिजॉल्वर्स के नाम से जानी जाती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, ऐसी कंट्रीज जिन्होंने अपना पीक जो है, देखिए ये एनपीएज हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ना ये एनपीएज का जो पीक है, इफ यू नोटिस, ये यहां पर आ गया, इसके बाद कहीं और पीक आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। सो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर मीन एनपीए है ऑफ अर्ली रिजॉल्वर्स, यहां पे इसके पीछे लिखा हुआ है, मैंने दिख नहीं रहा है। सो अर्ली रिजॉल्वर्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो लेवल है वो समवेयर अराउंड, अरे जस्ट अ सेकेंड, या सो ये जो अर्ली रिजॉल्वर्स हैं, यहां नोटिस कीजिए 2009-2010 के जो फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहां पर 3% के आसपास आकर पीक कर गया, खत्म। लेकिन अगर मैं लेट रिजॉल्वर्स की बात करूं, कैसी कंट्रीज? इंडिया, चाइना, पोर्टुगल, सो ऐसी कंट्रीज के अंदर जो कि लेट रिजॉल्वर्स थे, यहां पर ये पीक आया एट 9%, 8.5% के आसपास आया। और ये पीक आया किस साल के अंदर? 2015-2016 के अंदर ये पीक इलोंगेट हुआ। और ये आता नहीं अगर हमने फोरबियरेंस मेजर्स जो हैं उनको 2011 के अंदर, कहां पर? यहां पर, जहां पे उनका काम खत्म हो गया था। इफ यू नोटिस, इकोनॉमिक ग्रोथ आनी शुरू हो जाती अगर यहां पर होता, लेकिन हमने इसको यहां से एक्सटेंड किया, यहां से लेकर यहां तक जो हमने फोरबियरेंस मेजर्स लगाए थे उसकी वजह से हमारे एनपीएस बढ़े। फोरबियरेंस मेजर्स की वजह से एनपीएस बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमने छुपाए एनपीएस, बेसिकली उनको रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स के तौर पर, रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स के तौर पर हमने नाम देना शुरू कर दिया। सो मेजर कंसर्न इज फोरबियरेंस। अब तक आपको अच्छे से डर लग गया होगा फोरबियरेंस से, लेकिन मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, और इकोनॉमिक सर्वे भी यही बात कह रहा है, मैं कोई खास बात नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे भी आपको यही बात कह रहा है कि आज हमें फोरबियरेंस की जरूरत तो है, लेकिन कहीं गलती से जो वो पुराने पाप, दी ओरिजिनल सिन जो आपने कमिट किया था 2008 से लेकर उसको 2015 तक चलाया था, ये वाला पाप प्लीज दोबारा मत कीजिएगा। ये बात बोली जा रही है, इस चैप्टर को इस सेंस में हमने समझना है। अब बैंक्स की जो क्लीन अप प्रोसेस है विदाउट एडिक्वेट कैपिटलाइजेशन, अब ये क्या है और ये कैसे हो रही है? आरबीआई डिसाइडेड कि वो एक डिटेल्ड एसेट क्वालिटी रिव्यू कंडक्ट करेगा 2015 के बाद, जब उसने फोरबियरेंस मेजर्स को खत्म कर दिया। लेकिन जो ये एसेट क्वालिटी रिव्यू है, दिस एग्जैकबेटेड, इसने प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। क्यों? इसने ना तो मैंडेट किया कि बैंक्स अपने कैपिटल रेज करें, और ना ही इट प्रोवाइडेड फॉर अ कैपिटल बैकस्टॉप कि हम आपको कैपिटल देते हैं। दोनों के दोनों चीजें नहीं की। इसने क्या किया? सामने लाकर प्रॉब्लम खड़ी कर दी, जिसकी वजह से बैंक्स भी घबरा गए और बैंक्स ने लोन भी देना कम कर दिया। नाउ द एसेट क्वालिटी रिव्यू जो इंडिया ने कंडक्ट किया, इट डिफर्ड टिपिकली फ्रॉम द अदर कंट्रीज, चाहे मैं जापान की बात करूं, यूरोपियन यूनियन की, यूएस की बात करूं, इन टू की एस्पेक्ट्स। वो दो मेजर एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या डिफरेंस था जहां पे इंडिया ने एसेट क्वालिटी रिव्यू कंडक्ट किया 2015 के अंदर, और वहीं 2011 के आसपास बाकी कंट्रीज ने एसेट क्वालिटी रिव्यू कंडक्ट किया था, उसमें क्या डिफरेंस है? पहला, नो इकोनॉमिक क्राइसिस। Given the economic stability that India has, RBI assumed that the markets वो खुद से सप्लाई कर देंगी जो भी कैपिटल रिक्वायर्ड है once their books get cleaner. So बैंक्स को जिस पैसे की जरूरत है वो मार्केट से अपने आप खुद ब खुद ऐसे आ जाएगा चुटकी बजा के। आरबीआई ने ये सोचा था वंस कि जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म होगा, जैसे ही बैंक्स की बुक्स क्लीन होनी शुरू होंगी, वैसे वैसे बैंक्स को अपना कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। वो नहीं हुआ। ना तो फोर्स्ड रिकैपिटलाइजेशन की गई और ना ही एक्सप्लिसिट कैपिटल बैकस्टॉप वाज प्रोवाइडेड कि एक पीछे आपने एक प्रोविजनिंग कर दी हो। कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? आरबीआई इनिशिएटेड द एक्यूआर, एसेट क्वालिटी रिव्यू, प्रिज्यूमिंग की जो एक्सटेंट ऑफ एडिशनल लोन प्रोविजनिंग है दैट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू क्लीन अप वुड नॉट जनरेट नीड्स फॉर अ सिवियर रिकैपिटलाइजेशन, कि बैंक्स को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि वो अपने आप मार्केट से जनरेट हो जाएगा। Now, if you notice in this graph, the economic survey is telling us the inadequate identification of hidden bad assets under asset quality review. जहां पर आपने 2015 के बाद asset quality review किया, this was the year जहां पर asset quality review हुआ, there was a sharp rise in the provisioning a year after the completion of asset quality review. 2016 के बाद
एकदम से शार्प राइज आप नोटिस करेंगे. नाउ द शार्प राइज फॉर प्रोविजनिंग इज बेसिकली टू सेव द बैंक्स फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ब्लंडर. सो ये प्रोविजनिंग होती है. एसेट क्वालिटी रिव्यू ने कोई बेनिफिट नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया. एंड बैंक्स को ये सोचा गया कि वो जो लोन के लिए उनको प्रोविजनिंग की जरूरत है, जो रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत है, वो मार्केट से खुद ब खुद हो जाएगी. एसेट क्वालिटी रिव्यू वाज लैकिंग इन दिस एस्पेक्ट. इनएडिक्वेट क्लीनअप हो रहा था बैंक्स का. जो एसेट क्वालिटी रिव्यू एक्सरसाइज थी, it failed to recognize the subtle evergreening and to curb the distortionary lending. ना तो इन्होंने ये कहा कि आप जो ये रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, एवरग्रीनिंग कर रहे हैं, इसको रोकिए, ना ही इन्होंने ये कहा कि ये जो डिस्टॉर्शनरी लेंडिंग हो रही है इसको रोकिए. डिस्टॉर्शनरी लेंडिंग जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, उससे रिलेटेड है. इसका खामियाजा भुगता हमने, जहां पर येस बैंक और एलवीबी, लक्ष्मी विलास बैंक जैसे एग्जांपल्स हमारे सामने आए. तो उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस की, it was basically the culmination of what asset quality review should have done, लेकिन किया नहीं. Now it did not capture the evergreening carried out in these banks in ways other than the formal restructuring. सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से नहीं चल रहा था, इनफॉर्मल वे में जिस तरीके से मैंने आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पॉइंट बताया था, उस तरीके से अलग अलग भांति भांति प्रकार से रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी लोन्स की, एंड एवरग्रीनिंग हो रही थी. Now, apart from that, there was underestimation of what is required as a bank's capital. So, बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात कीजिए या बैंक को जो कैपिटल रिक्वायर्ड था उसकी अंडर एस्टिमेशन हो रही थी. क्यों? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक्स के बुक्स में नजर आ रहे थे उससे ज्यादा था, उससे ज्यादा सिचुएशन थी. And the actual capital required by public sector banks, it significantly exceeded the amount that RBI seemed to have estimated before asset quality review, जिसकी वजह से major cause of concerns आए. Capital additions in both private and public sector banks, which was vastly insufficient to offset the additional provisioning. जो आपको provisioning की जरूरत थी, जितना आपने bad loans दे दिए थे, उसके लिए जो आपको provisioning की जरूरत होती है ना, capital adequacy ratio की, ताकि आपकी books clean रहें, उससे कई गुना कम आपको पैसा मिल रहा था. हुआ क्या? सरकार को इस चीज की भनक लगी और सरकार ने एक मिशन चलाया. मिशन का नाम था मिशन इंद्रधनुष. ना एक और मिशन इंद्रधनुष एग्जिस्ट करता है जो कि बेसिकली आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम से, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, यूआईपी से रिलेटेड है, बट ये वो नहीं है. एंड इनफैक्ट इसके ऊपर यूपीएससी 2016-17 के अंदर सवाल पूछ भी चुकी है प्रीलिम्स के अंदर. बेसिकली सरकार ने कहा कि मैं अलग से 2.5 लाख करोड़ रुपीस इन्फ्यूज करूंगी, बैंक्स को मैं रिकैपिटलाइज करूंगी. लेकिन उसमें एक कैच थी. बैंक्स को आपको याद होगा मैंने कितना बताया था, 2.78 लाख करोड़ रुपीस. अभी सरकार सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपीस देने की बात कर रही है. एंड इसके साथ साथ देयर आर सर्टेन अदर चैलेंजेस एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, एडवर्स इंपैक्ट ऑन लेंडिंग. सो लेंडिंग के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट था क्योंकि आप एडिक्वेट फ्रेश कैपिटल नहीं इन्फ्यूज कर रहे थे ड्यूरिंग 2015. तो आपके पास लेंडिंग के लिए कैपिटल नहीं बचेगा क्योंकि आपको अब प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी. एसेट क्वालिटी रिव्यू ने कहा कि आप एनपीएस मुझे इतने बता रहे हो, एनपीएस तो इतने हैं, अब इतने एमपीएस के हिसाब से आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी ज्यादा. वो ज्यादा प्रोविजनिंग जो है आपके कैपिटल जो कि आपने क्रेडिट देने के लिए रखा था उसमें कटौती होगी. कहीं से तो आएगा पैसा, तो अब ज्यादा लोन्स नहीं दिए जा पाएंगे, जिसकी वजह से देयर वाज अ सेकंड वेव ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन. एसेट क्वालिटी रिव्यू के बाद अलग से अंडर कैपिटलाइजेशन हुई. क्यों? क्योंकि अब ज्यादा पैसा प्रोविजनिंग में जाने लगा. फिर फर्म के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर डिक्लाइन आया, जिसकी वजह क्या बना? यही एसेट क्वालिटी रिव्यू. जो एसेट क्वालिटी रिव्यू बैंक्स थे जिसका असर पड़ा था, एसेट क्वालिटी रिव्यू का जो असर पड़ा था बैंक्स के ऊपर, दे कुड नॉट एंटायरली रिप्लेस देयर क्रेडिट सप्लाई फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. क्यों? क्योंकि अभी उनके पास इतनी अच्छी रेटिंग्स नहीं आ रही थी. पहली चीज, क्रेडिट रेटिंग्स नहीं आ रही थी. दूसरी चीज ये, क्योंकि उनकी बुक्स क्लीन नहीं थी, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, वो उनको सही तरीके से पसंद नहीं कर रही थी पैसा देना. तो दे वर नॉट गेटिंग कैपिटलाइज्ड दैट इजीली. बैंक्स को पैसा नहीं मिल पा रहा था. बिकमिंग फाइनेंशियली कंस्ट्रेन्ड विद रिड्यूस्ड कैपिटल, उन्होंने लेंडिंग और खर्चा दोनों कम करने शुरू कर दिए और उनको स्टॉल करना शुरू कर दिया. कारण क्या हुआ? पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे बात क्या करता है?
वेल्थ क्रिएशन की। क्या बात करता है? वेल्थ क्रिएशन की। सो फर्म्स के पास कैसे पैसा आएगा उसकी चर्चा करता है। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर राइटिंग आंसर्स फॉर मेंस, तो आपको मल्टीपल इकोनॉमिक सर्वेज का एक एनालिसिस देना चाहिए। तो उससे पता लगता है एक चीज, अगर आप चाहे 2020 के अंदर आपने तैयारी शुरू की, चाहे आज आज आपने ये वीडियो खोली और आपने तैयारी शुरू कर दी, तब भी आपको पिछले एक साल का इकोनॉमिक सर्वे, उसकी चाहे समरी आप पढ़ लें, इस साल का पूरा पढ़ें, पिछले साल की समरी पढ़ लें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। नाउ देयर वर सर्टेन इंप्लीकेशंस फॉर द करंट फोरबेरेंस रिजीम व्हिच नीडेड टू बी एड्रेस्ड, ताकि ये जो पेंडेमिक के इकोनॉमिक चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं उसको हम ध्यान से इंप्लीमेंट कर सकें। इसी वजह से हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा भी है। तो क्या शिक्षा ली हमने इस पूरे चैप्टर के दौरान? हमने ये शिक्षा ली कि ये जो रेगुलेटरी फोरबेरेंस है, इट शुड बी डिसकंटिन्यूड एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही इकोनॉमी के अंदर वो वी शेप्ड रिकवरी आ जाती है। सो जैसे ही आपको शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जो आपको जो चाहिए था वो आ जाए, उसके बाद फोरबेरेंस को छोड़ दो, उसको ज्यादा एक्सटेंड मत करो, क्योंकि उससे नुकसान होगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो अंडर द टेबल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसी दीमक है जो हमारे सिस्टम को खोखला कर देगी जनाब, ये चीज समझनी है। देन फोरबेरेंस शुड बी अकंपनीड बाय रिस्ट्रिक्शन ऑन ज़ॉम्बी लेंडिंग एज वेल। सो बैंक्स जहां पर लेंडिंग कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपने हटा दिया, वो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो उसको आपने स्लैक कर दिया, उसमें लैक्सिटी दे दी, उसमें ढील छोड़ दी। लेकिन खबरदार, अगर आपने ज़ॉम्बी फर्म्स को ही लोन देने शुरू कर दिए अब फिर से, तो आप वही पुराने पाप दोहरा रहे हैं, वही ओरिजिनल सिन को रिपीट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो एसेट क्वालिटी रिव्यू है, इट मस्ट बी कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द विड्रॉल। इसमें डिले ना हो, ऐसा ना हो कि 2011 में आपको विड्रॉ करना था और 2015 में आप जो है एसेट क्वालिटी रिव्यू कर रहे हैं। इसके अंदर डिले ना किया जाए, ताकि पता चले कि कितने एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स हुए हैं, और जितना भी क्रिएटिव वेज से एवरग्रीनिंग हुई है, जितने भी क्रिएटिव वेज से ज़ॉम्बी लैंडिंग हुई है, आप उससे खुद को बचा सकें। देन जो क्लीन अप एक्सरसाइज है, इट शुड बी अकंपनीड बाय अ मैंडेटरी रिकैपिटलाइजेशन, ताकि बैंक्स के अंदर पैसा इन्फ्यूज किया जाए। क्यों? जैसे ही एसेट क्वालिटी रिव्यू होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का नंबर बढ़ जाएगा। जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का नंबर बढ़ जाएगा तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जिसको CRAR भी बोला जाता है, CAR भी बोला जाता है, CRAR भी बोला जाता है। सो उसके तहत जो प्रोविजनिंग है, चाहे वो टीयर 1 कैपिटल हो चाहे टीयर 2 कैपिटल हो, टीयर 2 कैपिटल थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, टीयर 1 कैपिटल थोड़ा कम रिस्की होता है। सो उसके अंदर जो प्रोविजनिंग जा रही है वो बढ़ेगी। क्यों? एनपीएस का नंबर बढ़ गया एकदम से, अचानक से। एसेट क्वालिटी रिव्यू यही तो बताएगा, और क्या बताएगा। और उसके बाद आपको इमीडिएटली रिकैपिटलाइजेशन करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बैंक्स लेंडिंग में पिछड़ने शुरू हो जाएंगे। उनके पास जो एक्स्ट्रा मनी था, जो कैपिटल एग्जिस्ट करता था, वो अब प्रोविजनिंग की तरफ चला जाएगा, लेंडिंग की तरफ नहीं जाएगा। व्हेन ऐसे प्रोविजनिंग की तरफ चला जाएगा, मतलब जिसको ईयर मार्क कर दिया जाता है ना कि हाँ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, कि ये लेंडिंग जो हुई थी, ये जो जितनी भी लायबिलिटी है बैंक की, जितनी भी परेशानी है, जितना भी रिस्क है, उसके लिए मैं प्रोविजनिंग कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए 10 रुपए अलग से निकाल देता हूं, वो प्रोविजनिंग है। वो पैसा तो एसेट क्वालिटी रिव्यू की वजह से निकल गया। इमीडिएटली द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स, आरबीआई शुड टेक स्टेप्स कि बैंक्स की इमीडिएट मैंडेटरी रिकैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। ऐसे कोई स्कीम नहीं चलानी चाहिए जैसी मिशन इंद्रधनुष हुई और बहुत लेट हुई 2016 के अंदर। फिर उसके बाद बैंक गवर्नेंस क्वालिटी शुड ऑल्सो बी एनहांस्ड। बैंकिंग के अंदर गवर्नेंस बेटर होनी चाहिए। पेनल्टीज लगाई जाएं ऐसे बैंक के ऑडिटर्स के ऊपर जिन्होंने डिस्कवर किया, और उनको इंसेंटिव दिए जाएं अगर वो फाइनेंशियल ओवरसाइट को मोर डिलीजेंटली जो है कंडक्ट कर रहे हैं। अगर उनकी ओवरसाइट से ये डिस्कवर नहीं होता है तो ऑडिटर्स तक को पेनलाइज कीजिए, और अगर वो कर लेते हैं, उनकी ओवरसाइट अच्छे तरीके से होती है, तो ऑडिटर्स को भी इंसेंटिवाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि ऑडिटर्स का काम ही ये है, ये प्रॉब्लम्स देखना ऑडिटर्स का काम है। आरबीआई तक ये बात बाद में पहुंचेगी, ऑडिटर्स पहले ये देखेंगे। और उसके साथ साथ लकीर पीटने वाला काम मत कीजिए। एक्सपोस्ट इंक्वेस्ट, दे मस्ट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ हाइंडसाइट बायस। व्हाट इज हाइंडसाइट बायस? 1 2 3 4 the problem created has reached this step. I move back and I look at the problem. मैंने तो पहले ही बोला था।
मैंने तो कहा था कि ऐसा होगा। जब आप ऐसा बोलते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द हाइंड साइट बायस, कि आप पीछे से जब भी देखते हैं ना तो आप ये कहते हैं मैंने तो बोला था, मैंने पहले ही कहा था। जैसे आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ डायलॉग फ्रॉम दिस मूवी एज वेल एज टीवी सीरियल खिचड़ी, ये लड़की राजू के लिए ठीक नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा था, राइट। सिमिलर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ हाइंडसाइट बायस। सो उस चीज को आपको टैकल करना होगा, एंड द मिस्टेक ऑफ इक्वेटिंग अनफेवरेबल आउटकम्स टू ईदर बैड जजमेंट और मैलाफिडे इंटेंट, ये गलती नहीं करनी चाहिए। ये गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ना तो आप उसको बैड यार गलत जजमेंट हो गई, मैं शायद सही सोच रहा था लेकिन जजमेंट गलत हो गई, या फिर मैलाफिडे इंटेंट। इन अनफेवरेबल आउटकम्स को आपको अलग तरीके से टैकल करना होगा, इनके साथ इक्वेट मत कीजिएगा, नहीं तो गवर्नेंस में सुधार नहीं आएगा। और उसके साथ साथ आपको लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, चाहे वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, कितनी भी एपेलेट अथॉरिटीज की आप बात कर लीजिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की इंप्लीमेंटेशन की बात कर लीजिए, उसको रोबस्ट करना होगा, उसके लिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। सो दीज आर वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। उसके साथ साथ एक बात बोली गई, सर्वे ने कहा कि कब इकोनॉमिक फोरबेरेंस, इकोनॉमिक रैशनल फॉर फोरबेरेंस जो है वो वायबल होगा और कैसे वो अनवायबल होगा। अगर आप इकोनॉमिक रैशनल की बात करें एज फार एज वायबिलिटी इज कंसर्न, तो उस समय जहां पर फोरबेरेंस मेजर्स नहीं है तो उस समय क्या सिचुएशंस होंगी, बैंक दे विल रीस्ट्रक्चर देयर एसेट्स, और उसके साथ साथ विदाउट फोरबेरेंस मेजर्स तो आप उन एसेट्स को एनपीए निर्धारित करके आइडेंटिफाई करके अलग से ईयर मार्क कर देंगे, उनके लिए आपको प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी, वन थिंग। सो ये वायबिलिटी हो गई। उसके साथ साथ अगर मैं फोरबेरेंस के साथ बात करूं तो आप क्या करेंगे, लोन्स रीस्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन आप उनको एसेट्स को एनपीएज नहीं डिक्लेयर करेंगे, एंड सच रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स उनको सेम लेवल ऑफ प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। I think I can talk in technical jargons now. You have read through the entire chapter. एंड इसकी वजह से एनपीएस के लिए इनएडिक्वेट प्रोविजनिंग हो जाएगी, ये फोरबेरेंस के साथ है। अब यहां तक वायबिलिटी समझ आ जाती है, लेकिन कहां पर अनवायबल हो जाएगा ये देख लो। जहां पे ना तो पहली चीज, अगर मैं विदाउट फोरबेरेंस की बात करूं तो बैंक्स विल नॉट रीस्ट्रक्चर देयर लोन्स एंड डिक्लेयर सच लोन्स एज एनपीएस, ना तो रीस्ट्रक्चर किए ना ही उन्होंने एनपीएस डिक्लेयर किया। बैंक्स डू नॉट गेन बाय रीस्ट्रक्चरिंग अनवायबल प्रोजेक्ट्स, बैंक्स को अनवायबल प्रोजेक्ट्स में रीस्ट्रक्चरिंग करने से कोई फायदा नहीं होता है। एंड जो कैपिटल स्टार्व्ड बैंक्स है, दे आर लाइकली टू कंटिन्यू लेंडिंग टू रिस्की बोरोवर्स, और वो इसी तरीके से अपनी लेंडिंग प्रोसेस को चलाते रहेंगे। जहां उनका कैपिटल कम होना शुरू होगा, उनके इक्विटी ओनर्स दे विल हैव लिटिल टू लूज फ्रॉम फ्रेश लेंडिंग इन लाइकली सिनेरियोस, जहां पे बोरोवर फेल हो जाता है। जब उनके पास कैपिटल की कमी है तो उनके इक्विटी बोरोवर्स को कितना का नुकसान हो जाएगा, सो ये बात बोली जा रही है। एंड ऐसी सिचुएशन के अंदर हम इकोनॉमिक रैशनल की बात करें तो विदाउट फोरबेरेंस अनवायबिलिटी आ जाती है। द अनलाइकली केस ऑफ अ फर्म रिवाइवल वुड रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट अपसाइड फॉर देम, लेकिन ऐसा होता नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फोरबेरेंस मेजर्स लगा ही रहे हैं अनवायबल फर्म्स के साथ, अनवायबल प्रोजेक्ट्स के साथ, तो ऐसे के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर फोरबेरेंस इट विल अलाउ इक्विटी ओनर्स टू रीस्ट्रक्चर लोन्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगे ही नहीं, लोन रीस्ट्रक्चर होते जाएंगे। कैपिटल स्टार्व्ड बैंक्स दे विल नाउ हैव एन इंसेंटिव टू रीस्ट्रक्चर। यही बात ये चैप्टर कह रहा है कि आपको बैंक्स को लोन्स रीस्ट्रक्चर करने में, जब भी आप फोरबेरेंस की बात करते हैं ना, तो ऐसा नजर आता है कि उनको कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, और इसीलिए वो रीस्ट्रक्चर किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के तहत प्रोविजनिंग की जरूरत होती है, एनपीएस आपने डिक्लेयर नहीं करने, तो वो एक्स्ट्रा कैपिटल आ गया, सरकार को एक्स्ट्रा डिविडेंड जा रहा है, और उसी एक्स्ट्रा डिविडेंड के चलते आपके पास कैपिटल स्टार्विंग की जगह पर कैपिटल एडिक्वेसी आ रही है कि हाँ बहुत बढ़िया पेट भर रहा है। एंड इसी वजह से ऐसे प्रोजेक्ट्स they tend to reduce provisioning and avoid the consequent hit on capital. With that, we end this particular lecture, and अगर मैं आज अभी फिलहाल इस लेक्चर की बात करूं तो मैं इसे खत्म कर रहा हूं, बिकॉज इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बात ही इतनी है।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो सभी को दिखाइएगा, समझाइएगा कि भैया बैंकिंग सेक्टर के अंदर 2008 से लेकर 2015 तक ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, मुझे समझ आ गई है, सनत सर ने बता दी। पहली चीज। दूसरी चीज, विद दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी आंसर्स एज फार एज मेन्स आर कंसर्न। मेंस के अंदर अगर मान लीजिए जो जनरल स्टडीज पेपर 3 है या फिर प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं ना बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट टेक्निकल जार्गन्स वाले। अब आपको उससे डर नहीं लगेगा। 2008 के क्राइसिस को आपसे बेहतर अब शायद कोई और शायद ही समझता हो। आरबीआई के गवर्नर और डायरेक्टर्स वगैरह की बात और है, हम एज जर्नलिस्ट्स we have understood the entire concept of the global financial crisis, and apart from that we have understood कि अगर मैं उसी एस्पेक्ट को कोविड-19 पेंडेमिक के साथ जोड़कर देखता हूं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। सो हम पुराने जितने भी हमारे एक्शंस हैं उन प्रेसिडेंट्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करें सोच समझकर, ये बात इस चैप्टर ने कही है, एंड वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू परसीव इट। So thank you so much guys, you have been an amazing audience, such a wonderful listener. Just make sure to hit that thumbs up button, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसी वीडियो को, और साथ में इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे की समझ चाहते हैं। Thank you so much, have an amazing day ahead, bye bye, take care, God bless.